आज पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत जैव भूगर्भी रसायन चक्र के अंतर्गत कुछ जो खनिज तत्व थे उनके बारे में, गैसीय या जो भूमि में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में हमने खनिज चक्रों के बारे में अध्ययन किया, जैसे कि कुछ सल्फर, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चक्र के बारे में हमने अध्ययन किया है। इसके बाद हम देखते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत जो कि सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है और इसका उपयोग पादप अपने प्रोटीन संश्लेषण के लिए अवशोषित करते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन ये तड़ित बिजली के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ये भूमि में पहुंचता है और इस तरह से ये भूमि में जो उपस्थित नाइट्रोजन है, अमोनिया से बनता है नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनते हैं नाइट्रेट, जिसका उपयोग पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और इस तरह से अवशोषित करने के बाद ये उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर खाद्य पदार्थों के रूप में जाता है, जैसे कि जंतुओं में पहुंचता है। जंतु में पहुंचने के बाद जब इनकी मृत्यु होती है तो वापस ये भूमि पर वापस आ जाते हैं। इसी तरह वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो जैव स्थिरीकरण के द्वारा उनके माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जैव स्थिरीकरण के द्वारा जीवाणु के माध्यम से भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर लिया जाता है, जिसका अवशोषण पेड़ पौधे अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं। नाइट्रोजन जो कि मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व हैं और इस तरह से पेड़ पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन ये पहुंचता है। इस तरह पेड़ पौधों की जब मृत्यु होती है तो ये पुनः वापस मृत्यु के पश्चात अपघटकों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं और भूमि में नाइट्रोजन पुनः वापस आ जाता है। इसी तरह विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा भूमि में उपस्थित जो नाइट्रोजन है ये वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वापस आ जाते हैं। वायुमंडली में और जो उपस्थित जीवाणु के माध्यम से जैव स्थिरीकरण के द्वारा भूमि पर आते हैं। जैव स्थिरीकरण के द्वारा भूमि में वापस आते हैं और जिसका उपयोग भूमि में उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये अमोनिया से फिर नाइट्रेट से फिर नाइट्रेट में बदलते हैं और ये पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस तरह से ये उत्पादक से उपभोक्ता में पहुंचकर पुनः जब इनकी मृत्यु होती है तो ये वापस भूमि में आ जाते हैं।
यहाँ पर सबसे पहले जो तड़ित बिजली के द्वारा ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके भूमि में पहुँचते हैं और इस तरह से भूमि से पहुँचने के बाद पेड़ पौधों तक अमोनिया भूमि में जो उपस्थित जैव स्थिरीकरण के माध्यम से या तड़ित बिजली के द्वारा ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन भूमि पर पहुंचते हैं। भूमि में पहुंचने के बाद ये अमोनिया से फिर नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में बदलते हैं और नाइट्रेट का उपयोग पेड़ पौधे अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं नाइट्रेट के रूप में ये, और ये इस तरह से उत्पादक से उपभोक्ताओं तक ये खाद्य पदार्थ के रूप में पहुंचता है। और इस तरह से जब इनकी मृत्यु होता है तो वापस भूमि पर आ जाते हैं। उसी तरह और डायरेक्ट जैव स्थिरीकरण के माध्यम से जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में जो जीवाणु पाए जाते हैं जैव स्थिरीकरण के लिए सीधे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन चक्र है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिसका उपयोग जंतु डायरेक्ट नहीं कर पाते कि ये पौधों के माध्यम से जंतुओं तक पहुंचता है, उत्पादक से उपभोक्ताओं तक, और फिर उपभोक्ताओं या उत्पादक और उपभोक्ताओं की जब मृत्यु होती है तो वापस भूमि पर नाइट्रोजन वापस आ जाते हैं जो कि भी नाइट्रीकरण के द्वारा पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वापस आ जाता है। इस तरह से अब नाइट्रोजन चक्र देखिए। अब इसके बाद हम देखते हैं फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र जो कि जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ है या केंद्रकीय अम्लों, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी और कई महत्वपूर्ण यौगिकों का एक घटक है। ऐसे हाचिंसन के अनुसार प्राकृतिक जल स्रोतों में फास्फोरस और नाइट्रोजन को जो अनुपात है 1:23 होता है, पाए जाते हैं। फास्फोरस और नाइट्रोजन का अनुपात जो है हाचिंसन के अनुसार ये 1:23 होता है। 1 फास्फोरस होता है और 23 नाइट्रोजन होते हैं। तो वायुमंडलीय जीव घटकों में फास्फोरस ये फास्फेट आयन के रूप में पाए जाते हैं, फास्फेट आयन के रूप में प्रवेश करता है और ये फास्फेट आयन पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पृथ्वी तथा समुद्र में फास्फेट आयन के रूप में होता है। ये फास्फेट आयनों का अवशोषण पौधे फास्फेट आयन के रूप में होते हैं। ये फास्फेट आयन पौधे के द्वारा अवशोषित किया जाता है। स्थलीय और जलीय पौधे, जलीय पौधे उनको अवशोषित करते हैं। ये जलीय पौधे से उत्पादक से उपभोक्ता की ओर स्थलीय और समुद्र जंतु में पहुंचता है। तो इस तरह से ये पादपों में जो फास्फेट आयन के रूप में पहुंचता है, तो ये चाहे स्थलीय हो या जलीय है, ये फास्फोरस जो है फास्फेट आयन के रूप में पादपों तक पहुंचता है। पादपों से फिर जंतुओं में पहुंचते हैं।
फॉस्फेट आयन जो कि कुछ जीवों के कवच, कोरल और मॉलस्क जीवों में इनके फॉस्फेट आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये फॉस्फेट आयन के रूप में वापस पृथ्वी पर या समुद्र में वापस आते हैं। तो इस तरह से इसी प्रकार से इनके जीवों के मलमूत्र भी ये स्थली में फॉस्फेट आयन के रूप में वापस आता है। जब जीवों की मृत्यु होता है, अब घटकों के द्वारा जीवों का जब मृत्यु होता है तो ये वापस फिर से पृथ्वी पर या भूमि पर या समुद्र में फॉस्फेट आयन के रूप में वापस आते हैं। इसी तरह कृत्रिम रूप से फॉस्फेट दिया जाता है कृत्रिम पदार्थों के रूप में। और ये कृत्रिम पदार्थ जीवों में पादप के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पादप से फिर जंतुओं में पहुंचता है, उपभोक्ताओं से, एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ताओं तक। इस तरह से ये फॉस्फेट आयनों के रूप में जीव में पहुंचते हैं। और जब इनकी मृत्यु होती है या इनके मलमूत्र हैं, ये भी फॉस्फेट आयन के रूप में वापस पृथ्वी पर या जल पर वापस आते हैं। कुछ वाहित पदार्थों के द्वारा भी फॉस्फेट आयन के रूप में मुक्त होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, अपमार्जकों में ये पदार्थ फॉस्फेट आयन पाए जाते हैं वाहित पदार्थों के रूप में। वाहित पदार्थों के रूप में, जिसमें जो डिटर्जेंट में फास्फोरस का जो प्रयोग होता है, ये वाहित पदार्थों के रूप में नदी तालाबों में या भूमि पर जब डिटर्जेंट या वाहित पदार्थों को मुक्त किया जाता है तो ये फॉस्फेट अणुओं के रूप में फिर से फॉस्फेट आयनों के रूप में वापस आ जाते हैं। इस तरह से पृथ्वी या समुद्री में पाए जाने वाले जो फास्फोरस है, ये फॉस्फेट आयन के रूप में उपस्थित होता है। यही फॉस्फेट आयन पौधों से फिर जंतुओं में पहुंचते हैं। तो इस तरह से हम ये फास्फोरस चक्र देखते हैं, जो कि जीवों के लिए बहुत ही मुख्य रूप से ये जीवों में यौगिकों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पादपों की मृत्यु के बाद भी ये वापस पहुंचते हैं फॉस्फेट आयनों के रूप में, और इस तरह से ये स्थली से ये पादपों से पौधों से जंतुओं तक पहुंचता है। जंतुओं से फिर वापस इनकी मृत्यु के बाद समुद्री या पृथ्वी पर फॉस्फेट आयन के रूप में वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से ये फास्फोरस चक्र है, जो कि फॉस्फेट आयनों के रूप में जीवों में एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक जीवों से दूसरे जीवों में पहुंचता है। तो इस तरह से ये फास्फोरस चक्र पूर्ण होता है। इसके बाद है प्राकृतिक असंतुलन। प्राकृतिक असंतुलन, जिसमें प्राकृतिक असंतुलन का अर्थ है कि प्रकृति के जो विभिन्न घटकों का प्राकृतिक दशा में अर्थात अपनी
पुरानी स्थिति में ना होने से है। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो प्राकृतिक घटक हैं, ये अपनी पुरानी स्थिति में ना होने की स्थिति को क्या कहेंगे? प्राकृतिक असंतुलन। इसे प्राकृतिक असंतुलन जो कि इनकी जो मात्रा है अनियंत्रित, प्राकृतिक असंतुलन के अंतर्गत अगर इनकी मात्राओं को असंतुलित ना किया जाए तो ये हमें प्रकृति में आदिकाल तक या लंबे समय तक प्राप्त होते रहेंगे। लेकिन अगर इसकी जो प्रकृति में उपस्थित जो प्राकृतिक घटक हैं उनका उपयोग हम लगातार करते जाते हैं और इस तरह से इनमें हमारी ये बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसे हम प्राकृतिक असंतुलन कहते हैं। प्राकृतिक असंतुलन के आधार पर मुख्य रूप से इनके जो प्रभाव हैं, भौतिक वातावरणीय प्रभाव, जीवी पर्यावरणीय प्रभाव और सांस्कृतिक पर्यावरणीय प्रभाव। तो हमारे लिए जो प्राकृतिक असंतुलन है ये बहुत ही समस्या उत्पन्न कर देती हैं। तो जीव में जो विभिन्न जो घटक हैं ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और विभिन्न प्रतिक्रियाएं इनमें करते रहते हैं। तो मनुष्य इस घटक का एक प्रभावी सदस्य है। अगर इसका लगातार दोहन करता है तो ये प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरह से हम प्राकृतिक असंतुलन के अंतर्गत जो प्रकृति में पाए जाने वाली जो घटक हैं, प्राकृतिक घटक हैं, इनका उपयोग लगातार ना करें या एक संतुलित स्थिति में करें तो प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न नहीं होगा। अगर इसका लगातार हम प्राकृतिक घटकों का लगातार उपयोग करते जाते हैं तो जिससे ये असंतुलित होते जा रहे हैं और इस तरह से हमें पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है या प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो रहे हैं और इससे बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। इसके जो प्रभाव हैं मुख्य रूप से भौतिक वातावरणीय प्रभाव, प्राकृतिक असंतुलन के प्रभाव। तो इसमें पहला है भौतिक वातावरणीय प्रभाव। भौतिक वातावरणीय प्रभाव जिसके अंतर्गत जो भौतिक परिस्थितियां हैं, मनुष्य के जो भौतिक वातावरण है, जल, वायु और स्थल, ये सभी परिवर्तित या संकट की स्थिति में उत्पन्न हो रहे हैं या संकट पैदा हो रहा है इन स्थितियों पर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्थल। इसके अंतर्गत भौतिक के अंतर्गत स्थल लगातार मानव अपनी विकास के साथ साथ जिसमें शहरीकरण, औद्योगिकरण के लिए विभिन्न वनों या वन क्षेत्र को काटते चले जा रहे हैं, जिससे स्थल का क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। स्थलीय क्षेत्र बढ़ने के कारण जो वन हैं या वृक्ष हैं ये लगातार कटाई होते जा रहे हैं। इन वनों की कटाई से जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि वनों में पाए जाने वाले जो जीव थे ये वनों के वृक्षों के कटने के द्वारा वे उनके आवास स्थल बदल गए या उनकी परिस्थितियां बदल जाने के कारण वे जीवित नहीं रह पाते हैं। तो इस तरह से वनों की कटाई से जीवों का विलुप्त होने की स्थिति पर आ गए हैं और वन से अगर वनों की लगातार कटाई होता है तो इसमें पेड़ पौधे कटने से जो भूमि का जो कटाव है ये बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह सूखाग्रस्त वर्षा की कमी हो जाती है। वह क्षेत्र जहाँ पर लगातार वृक्ष काटे जा रहे हैं तो वहाँ वर्षा की कमी होने लगती है या वर्षा कम होती है, जिससे वहाँ पर सूखा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से वायुमंडल में जो उपस्थित जो ऑक्सीजन है ये लगभग 30% वनों से ही प्राप्त होता है। अगर वन लगातार कटते चले जाएं तो वनों
से प्राप्त होने वाली जो ऑक्सीजन है, इनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगी। इसी तरह वन से जो प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ वन से प्राप्त होने वाले उत्पाद, रेजिन, गोंद, अनेक प्रकार की दवाइयाँ ये वनों के लगातार कटने से हमें विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद जो हमें वन से जो प्राप्त होते हैं, इनकी ये उत्पाद मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह जीव जंतु, जो वहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, इनकी संख्या में भी कमी उत्पन्न होंगी। इसके बाद हम देखते हैं स्थल के बाद दूसरा है जल। ये भौतिक वातावरण के अंतर्गत जल, जो कि जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके अलावा जीवों का जीवन संभव नहीं है। जीवों के लिए जल तो आवश्यक होता ही है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है, आवागमन है, मछली पालन है, कृषि है और उद्योगों में जो किया जाता है, ये जल में किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर मानव द्वारा जल प्रदूषण किया जाता है, जैसे कि घरेलू हानिकारक पदार्थ, बड़े शहरों के मलमूत्र या प्रदूषित जल को नदी तालाबों में बहा दिया जाता है, तो वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु की संख्या कम होती जाती है। धीरे धीरे वो जीव जंतु वहाँ पर जीवित नहीं रह पाते हैं। तो प्रदूषित जल में जीवों का विकास भी नहीं हो पाता। इसी तरह मनुष्य ने वनों की कटाई करके भूमि की जल की धारण क्षमता को भी कम कर दिया है, जिसके कारण जल धारण क्षमता कम होने के कारण वर्षा की मात्रा को भी प्रभावित करता है और इस तरह से वर्षा जल की मात्रा प्रभावित करने के साथ साथ उस क्षेत्र में सूखा और बाढ़ की सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से जल, जो कि सबसे अधिक जीवों के लिए आवश्यक है, इसी तरह जल का उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन के लिए भी करते हैं। अगर जल की कमी होती जाए तो ऊर्जा के स्रोत, जो विद्युत उत्पादन किए जाते हैं, इसकी समस्या भी उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से दूषित जल, जो कि जीवों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जल में जो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक पदार्थ हैं या जल में हानि पहुंचाने वाले जो कारक हैं, ये जीवों को प्रभावित करते हैं। इसी का तीसरा है वायु। तो वायु की अनुपस्थिति में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता और वायुमंडल में जीवों का एक निश्चित संगठन या प्रतिशत मात्रा है और सबसे अधिक जो हमारे लिए जो आवश्यक वायु है वह है ऑक्सीजन, जिससे स्वस्थ रहने के लिए, जीवों के जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। लगातार अगर विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाली गैसें वायुमंडल में उत्सर्जित करते जाती हैं, तो ये वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं और इस तरह से हमारे लिए जो श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के साथ अन्य दूसरे गैस भी शरीर के अंदर पहुंचते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में जो प्रदूषित गैस हैं जीवों के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रदूषित गैस शरीर के अंदर प्रवेश होने के बाद उन जीवों में उनकी जो जैविक क्रियाएं प्रभावित होती हैं या उनके जीवों में रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के, और जैसे हम देखते हैं परमाणुक परीक्षणों के द्वारा भी पर्यावरण को एक प्रभावित करते हैं। जैसे कि 1945 में छोड़े गए परमाणु
हथियार का कुप्रभाव आज भी जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में देखा जा सकता है। तो परमाणु परीक्षण के द्वारा इतने अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होते हैं जो वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो इस तरह से हम प्राकृतिक असंतुलन के प्रभाव के अंतर्गत भौतिक वातावरणीय प्रभाव को देख रहे थे, जिसमें स्थल, जल और वायु तीनों ही जो आवासीय जीवों के लिए आवास, जीवन के लिए जल और वायु, श्वसन के लिए जो वायु हैं, ये सभी भौतिक वातावरणीय प्रभावों को प्रभावित करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जीवी पर्यावरणीय संकट, दूसरा प्रभाव के अंतर्गत है जीवी पर्यावरणीय संकट या प्रभाव। जीवी पर्यावरणीय के अंतर्गत लगातार वनों के काटने से, शहरीकरण से या शिकार करने से, गिराने, पेड़ पौधों को गिराने से या रासायनिक दवाओं का उपयोग करके उद्देश्यपूर्ण निश्चित जाति समुदायों को स्थापित करके किया जाता है। तो जीवी पर्यावरणीय संकट के आधार पर हम वहाँ जो पाए जाने वाले जो वन हैं, उन वनों को अगर लगातार हम काटते चले जाते हैं तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव हैं ये जीवित नहीं रह पाते हैं, उनके लिए आवास स्थल उपयुक्त नहीं रह पाता और वहाँ पर पाए जाने वाली जितनी भी जो जीव हैं ये अपने भोज्य पदार्थों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जीवों में जो जीवी पर्यावरणीय घटक हैं, वहाँ की जो लगातार अगर शिकार करते चले जाते हैं तो जीवों की संख्या में कमी आती है। जैसे कि कुछ जातियां हैं जो जीवी पर्यावरण के अंतर्गत लगातार इनकी संख्या कम होती जा रही है। तेंदुआ, शेर, चीता, बाघ, भारतीय गैंडा, कस्तूरी हिरण, कश्मीरी बारहसिंघा और मगर, कुछ सांप, कुछ पक्षियाँ, गुलाबी सिर वाली बतख, ये आदि जीव विलुप्त प्राय की स्थिति में है। तो लगातार ये वनों के कटने से वहाँ की जो उनकी आवास स्थल है ये प्रभावित होती हैं या फिर शिकार करने से जीवों की संख्या में कमी आती है। तो इस तरह से हमारे लिए जो एक जो पर्यावरणीय संतुलन है ये असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी तरह जैसे हम देखते हैं अतिशय जनसंख्या के कारण लगातार वनों की कटाई करते जाते हैं तो वहाँ पर भी पर्यावरण असंतुलित होता है। जैसे हम देखते हैं चीता, जो कि काले रंग के हिरण का ये शिकार करता है, लेकिन जब शिकार के कारण चीता की संख्या अगर कम हो जाती है तो काले हिरण की संख्या बढ़ जाएगी और काले हिरण की संख्या बढ़ने के कारण वहाँ की वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएंगी और इस तरह से वहाँ केवल घास का ही मैदान उत्पन्न होगा और लगातार ये हिरण की संख्या बढ़ती जाएगी तो काले हिरण की संख्या बढ़ने से घास भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से और परितंत्र जिसमें काला हिरण जो कि लगातार घासों को खाने के बाद उनको भोजन मिलना बंद हो जाएगा तो ये धीरे धीरे वह भी समाप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जो जैवी और अजैवी घटक हैं ये पारिस्थितिक रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर इनमें कोई भी परिवर्तन आता है तो ये प्राकृतिक असंतुलन की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसी तरह तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरणीय संकट। सांस्कृतिक पर्यावरणीय संकट या इसके
तो सांस्कृतिक जो संकट है मनुष्य में, जिसकी अपनी एक संस्कृति है, मनुष्य अपने भौतिक और जैविक गुण प्रजनन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन संस्कृति का जो आदान प्रदान है ये केवल शिक्षा के द्वारा ही होता है। आधुनिक मानव जो संस्कृति, विज्ञान और तकनीक पर निर्भर है। आधुनिक मानव संस्कृति और तकनीक पर निर्भर करते हैं। आधुनिक मानव संस्कृति, विज्ञान और तकनीक पर निर्भर है। आजकल जितने भी हम देखते हैं कृषि या यातायात, संचार, स्वास्थ्य और घर निर्माण, ये सभी तकनीक पर निर्भर है। तो इस तरह से हम जो लगातार अतिशय जनसंख्या के कारण नई नई तकनीक का विकास की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो नई तकनीक की आवश्यकताओं के लिए कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि ऊर्जा संकट। मुख्य रूप से किसी भी मशीन को चलाने के लिए, कार्यों को करने के लिए, यांत्रिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता हम लगातार जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, परंपरागत मतलब जो लगातार हम जिस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी पदार्थों का लगातार अगर हम उपयोग करते चले जाते हैं तो ये धीरे धीरे इस ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी और इस तरह से जो कि एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है, अगर इनके स्थान पर हम कुछ ऐसे स्रोतों का उपयोग करें जो कि गैर परंपरागत हैं, जैसे कि जल शक्ति, वायु शक्ति, सोलर शक्ति, परमाणु शक्ति, जिनका उपयोग हम इनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिनका उपयोग हम अपने कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तकनीक पर आधारित संस्कृति से उत्पन्न दूसरा संकट, जब हम इस तकनीक का उपयोग लगातार करते जाते हैं या दुरुपयोग करते हैं तो ये एक प्रकार से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो वैसे तो विज्ञान और संस्कृति हमारे लिए, आधुनिक अनुप्रयोग हमें तथा हमारी संस्कृति के लिए लाभदायक है, लेकिन अगर इनका सही उपयोग ना किया जाए तो मानव संस्कृति के लिए सबसे अधिक खतरा भी इन्हीं से है। तो इस तरह से जैसे कि परमाणु शक्ति से विश्व के सभी कल कारखानों को चला सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम युद्ध के क्षेत्र में करते हैं तो पूरा विश्व चंद मिनटों में समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमारी कई सांस्कृतिक पर्यावरण संकट हैं, ये मानव अपने सही उपयोग से इनसे अधिक समय तक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनका दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए संकट उत्पन्न करते हैं या जीवों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से यदि हम मानव समाज को स्वयं द्वारा पैदा किए गए संकटों की रक्षा करनी है तो इसके कारणों को दूर करना होगा। मानव स्वयं अपनी संकट उत्पन्न करता है, इन संकटों को दूर करना आवश्यक है। लगातार ये अपने भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक संकट जैव समुदाय तथा पर्यावरण के लिए विनाश के निश्चित और अनिवार्य कारण बनेंगे, लेकिन इस प्रभाव को रोकने के लिए मनुष्य अब इन संकटों के लिए काफ़ी जागरूक हो गए हैं और इस तरह से पर्यावरण को अधिक से अधिक सुरक्षित या संतुलित बनाए रखने की ओर लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के जो पारिस्थितिक संरचनाएं हैं और इनके घटकों के बारे में, उसी तरह पारिस्थितिक शंकु के बारे में, जैव मंडल में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है और इसी तरह से हम देखें जैव भूगर्भिक रासायनिक चक्रों की जैव भूगर्भीय रासायनिक चक्र और पारिस्थितिक असंतुलन तथा उनका प्रभाव।
ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत, इस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत अध्याय में हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।